वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान की मैं और मेरा कंप्यूटर जो 6 से 8 क्लास तक का उसका आज लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपको और किस सब्जेक्ट का चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, आपका आज 8वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो बॉक्स में रखेंगे उसे आपको हाईलाइट करने हैं और अंडरलाइन करेंगे उसको। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके बाद वाले पार्ट में लाएंगे। तो आज का चैप्टर है आईसीटी के उभरते रुझान, मतलब इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का उभरता भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसका आविष्कार करना है। तो चलिए, आईसीटी के उभरते रुझानों का परिचय लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का अर्थ है ऐसे तकनीकी और टूल जिनके माध्यम से सूचना का निर्माण, संग्रह, प्रसार, भंडारण और उपयोग किया जाता है। इससे में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण तथा संचार माध्यम शामिल हैं, जो आज के समाज में महत्वपूर्ण। आप देखते होंगे कि मोबाइल के नए नए वर्जन, कंप्यूटर के नए नए वर्जन्स लगातार आ रहे हैं और उनकी क्षमताएं बढ़ती जा रही है तथा सॉफ्टवेयर जैसे एआई इस तरीके के चीज़ें आविष्कार हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी क्या है? आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न उपकरणों, डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनाना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आईओटी का मतलब क्या हो गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी के तत्व कौन कौन से हैं? इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वे उपकरण होते हैं जैसे स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, स्मार्टफोन और जो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। घरेलू उपकरण, सेंसर, ये छोटे उपकरण होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, गति और आर्द्रता, जो कि जैसे मरीजों के शरीर का तापमान, ये सब चीज़ को इकट्ठा करने में काम करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, ये डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं ताकि वे डाटा का साझा कर सकें। क्लाउड स्टोरेज, ये क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज है ना, क्लाउड स्टोरेज ये क्या होता है? इकट्ठा स्टोर किया गया डेटा यानी डाटा क्लाउड पर भेजा, सेंड किया जाता है, जहां इसे स्टोर किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। आईओटी कैसे काम करता है? सबसे पहले तो डेटा संग्रह होता है, डाटा कलेक्शंस किया जाता है। ठीक है, कहीं से डाटा कलेक्ट किया गया है। जब कोई डिवाइस काम करता है तो यह सेंसर का उपयोग करके जानकारी, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। एक स्मार्ट थर्मोस्टेट कैमरे का तापमान मापता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट कैमरा, जो कि जैसे अथी होता था कोरोना के वक्त, इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था। डाटा ट्रांसमिशन, यह डेटा इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से डाटा कहाँ भेजा जाता है, ये पूछा जा सकता है, क्लाउड सर्वर पे। तो डेटा ट्रांसमिशंस किसकी मदद से किया जाता है? तो क्लाउड सर्वर और इंटरनेट की मदद से। विश्लेषण एनालिसिस, क्लाउड पर डेटा का विश्लेषण किया जाता है। अगर डेटा में कोई समस्या का पता चलता है तो उपयोगकर्ता यूजर को सूचित किया जाता है कि हाँ ये आपका समस्या है, और नहीं तो उसे स्टोर करके रख लिया जाता है। एक्शन लेना, टेक एक्शन। अंत में उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके उपकरणों को नियंत्रित करता है। आईओटी के उपयोग में कुछ उदाहरण, जैसे ये सारे चीज़ जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या गाड़ी, मोबाइल, ये सारे चीज़ तो जुड़ते जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा, सभी को किससे जोड़ा जा रहा है? इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट टेलीविज़न कैसे काम करता है? स्मार्ट टीवी इंटरनेट से जुड़ा होता है और आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आदि जैसे ऐप्स के माध्यम से फिल्में और शो देख सकते हैं। स्मार्ट टीवी में वॉइस असिस्टेंट होता है। वॉइस असिस्टेंट मतलब जिसको बोलकर असिस्ट किया जाए, बोलकर उससे काम लिया जाए, जैसे एलेक्सा
या गूगल असिस्टेंट, ये सब क्या है, वॉइस असिस्टेंट है। वॉइस असिस्टेंट मतलब जो आपकी ऑडियो इन्फॉर्मेशंस को सुनकर अगर कोई काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉइस असिस्टेंट। तो एलेक्सा क्या है, वॉइस असिस्टेंट, जिसमें आप केवल बोलकर चैनल बदल सकते हैं और शो खोज सकते हैं। बाजार में उपलब्ध कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की श्रेणी में आती हो, मतलब जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हो। इसमें इंटरनेट का मदद से कौन सा कार्य लिया जा रहा है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, यह अंदर की वस्तुओं को की तस्वीर लेता है और आपको बताता है कि कौन से सामान खत्म हो रही है। यदि दूध खत्म हो रहा है तो यह आपको सूचित करता है कि आपको दूध खरीदने की आवश्यकता है। स्मार्ट वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ स्मार्ट हो गया है अब, है ना। हर मशीन इंटरनेट से जुड़ने के बाद वो स्मार्ट होता जा रहा है। आप अपने फ़ोन से वॉशिंग मशीन को चालू कर सकते हैं, भले ही आप घर पर ना हो। जब कपड़े धोने का काम खत्म हो जाता है तो यह आपको अलर्ट भेजता है। स्मार्ट AC कैसे काम करता है, यह कमरे के तापमान को मापता है और जब आप घर लौटते हैं तो आप इसे अपने फ़ोन से चालू कर ले सकते हैं। यह अपने आप तापमान को समायोजित कर सकता है ताकि आपका घर हमेशा आरामदायक हो। स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैसे काम करता है, स्मार्ट कैमरे आपके घर की निगरानी करते हैं और अगर कुछ संदिग्ध गतिविधि होती है तो वो आपको तुरंत सूचित करते हैं। IoT के फ़ायदे, बेनिफिट ऑफ IoT इंफॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स, सुविधाएं। IoT उपकरणों का उपयोग करके हम अपने जीवन काल को सरल बना सकते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। सिक्योरिटी, घर की सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमरे एवं अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। ऊर्जा की बचत, एनर्जी सेविंग, IoT उपकरण ऊर्जा की खपत को ट्रैक करता है और सुझाव देता है कि आप कैसे ऊर्जा बचा सकते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, IoT उपकरण जैसे स्मार्ट वॉच हमें अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखने में मदद करता है, जैसे कदमों की संख्या, दिल की धड़कन, ये सभी को ध्यान रखता है। IoT का भविष्य, फ्यूचर ऑफ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी लगातार विकसित हो रही है। भविष्य में हम और भी स्मार्ट उपकरण देख सकते हैं, जैसे स्मार्ट शहर, जहां ट्रैफिक लाइट्स, पानी और बिजली की व्यवस्था सभी एक दूसरे से जुड़ी होगी। स्मार्ट खेती, जहां किसान पहले फसलों को देखभाल करने IoT तकनीकी का उपयोग कर सकेंगे, जिसमें फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। स्मार्ट स्वास्थ्य, डॉक्टर दूर से ही रोगियों की निगरानी कर सकेंगे और समय पर उपचार कर सकेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ स्मार्ट होम, IoT से जुड़ी चुनौतियां। हालांकि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कई फायदे हैं, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चुनौतियां भी हैं। चूँकि IoT डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी होती है, इसीलिए इन्हें हैक भी किया जा सकता है। इससे आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसकी अब हाल फिलहाल में बहुत चर्चा हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें गोर्क की चर्चा खूब हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीन को मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तथा अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर कैसे इतना स्मार्ट होता है कि आपकी बातों को समझ सकता है, आपकी आवाज़ पर काम कर सकता है और गेम खेलते समय आपको कड़ी चुनौती दे सकता है। ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI की मदद से संभव हो पा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास, AI का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1950 के दशक में वैज्ञानिक ने इस पर काम करना शुरू किया। एलन ट्यूरिंग, कौन थे? एलन ट्यूरिंग, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ने यह सवाल उठाया था कि क्या मशीनें सोच सकती है। इसी सवाल से AI के विकास की शुरुआत हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल, ये शायद एलन मस्क से संबंधित होंगे, मतलब उन्हीं के पिता या दादा होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन मैकार्थी 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया, जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा आगे, क्योंकि ये आपके बुक्स में दिया हुआ है। मानव बुद्धि बनाम कृत्रिम बुद्धि, ह्यूमन
वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इंसान अपने बुद्धि से समस्या को हल करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशीनें भी यही काम कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती है। हालांकि इंसानों की बुद्धिमत्ता नैसर्गिक नेचुरल होती है, जबकि मशीनों की सिखाई जाती है। मशीनें बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करके और उसका पर विश्लेषण करके निर्णय लेती है। जैसे को पायलट मतलब कंप्यूटर, यह एक एआई माइक्रो को पायलट का यूजर इंटरफेस है, ठीक है, जो कि अपने आप कंप्यूटर को चलाता है या किसी मशीन को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन, आपका वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट आपके, अच्छा ये सिरी नाम का भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है, सवालों को जवाब देते हैं। वीडियो गेम्स, एआई आपको चुनौती देने के लिए गेम्स अन्य पात्रों को नियंत्रित कर दे सकता है। सर्च इंजन, जब आप कुछ खोजते हैं तो एआई आपको सबसे अच्छे परिणाम दिखाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, एआई आपको उन उत्पादों का सुझाव देता है जिन्हें आप पसंद करते हैं या याद करते हैं। एआई का उपयोग कर साइबर सुरक्षा से संबंधित 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक सूची बना सकते हैं मोबाइल के उपयोग से जुड़े। चैट जीपीटी, जिमेनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इत्यादि, कुछ उसके साथ एक गोर्क आया है नया, डीप सेक आया है, तो ये सभी क्या है, एआई टूल हैं, ठीक है। ये ओपन चैट जीपीटी का ये लोगो है, ये कोपायलट का लोगो है, ये जिमनी का लोगो है। कुछ लोकप्रिय आईसीटी टूल के नाम प्राप्त आइकॉन। मशीन लर्निंग, एआई काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीन को बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे बहुत सारे चित्र, आवाज़ें या गेम के नियम। ये डेटा सेट की मदद से मशीन सीखने एवं सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल फिलहाल में एक शाहिद कपूर का मूवी आया था, वो एआई बेस्ड रोबोटिक था। यदि आप मशीन को बिल्लियों और कुत्तों के हजारों चित्र दिखाएं तो वह सीख लेगी कि बिल्ली और कुत्ते में अंतर क्या है। इसके बाद जब आप उसे एक नई चित्र दिखाएंगे तो वह पहचान ले सकेगी कि यह बिल्ली है या कुत्ता है। वर्चुअल रियलिटी वीआर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर के जरिए आपको एक नया काल्पनिक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जाता है। इस दुनिया को आप देख सकते हैं और उसमें घूम सकते हैं और कभी कभी उसमें कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे खेल खेलना, नई जगहों की यात्रा करना या कुछ नया सीखना। यह ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे सचमुच उसी दुनिया में हैं। आपको एक गेम हॉलीवुड मूवी भी था जिसमें वो गेम में ही प्रवेश कर जाता था, या गेम का जो, जैसे हाल फिलहाल में रावण एक मूवी आया था जो कि गेम की दुनिया से निकल के बाहर की दुनिया में कैरेक्टर आ गए थे। तो वो सब जो है वो तो काल्पनिक है, मूवी में है, परंतु अथी में हम लोग वर्चुअली वहाँ जा सकते हैं। वर्चुअली का मतलब है काल्पनिक या कृत्रिम रूप से, रियलिटी का मतलब है वास्तविकता। वर्चुअली रियलिटी में आप एक काल्पनिक दुनिया का अनुभव करते हैं जिसे कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यह आपको एकदम असली लगता है। गूगल कार्डबोर्ड वीआर हेडसेट, ये आपका दिया गया है कार्डबोर्ड वीआर हेडसेट। वर्चुअल रियलिटी कैसे काम करता है? वीआर का अनुभव करने के लिए आपको विशेष उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। वीआर हेडसेट यह एक विशेष चश्मा होता है जो आपकी आँखों के सामने स्क्रीन दिखाता है। यह स्क्रीन आपकी त्रिआयामी 3D दुनिया में ले जाता है जहां आप चारों तरफ घूम सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। मूवमेंट सेंसर, जब आप अपना सिर घुमाते हैं और चलते हैं तो वीआर सिस्टम आपको मूवमेंट को पहचानता है और उसी के अनुसार वह कृत्रिम दुनिया में बदलाव करता है। कंट्रोलर की मदद से आप वर्चुअल दुनिया में चीज़ों को पकड़ सकते हैं, चला सकते हैं और अंतःक्रिया इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी के प्रमुख तत्व, 3D दुनिया। वीआर में जो कुछ भी आप देखते हैं वह 3D होता है, यानी आपको चीज़ें गहराई और दूरी के साथ दिखाई देती है। जैसे अगर आप किसी खेल के किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं तो वह बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई देगी। 360 डिग्री दृश्य, वीआर में आप चारों ओर घूम सकते हैं। जैसे आप हेडसेट पहनकर अपने दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो वीआर की दुनिया में भी उसी तरह आप सामने घूम जाएंगे जैसे असल दुनिया में होता है। आवाज़ें और ध्वनियाँ, वीआर में
सिर्फ देखने का ही नहीं बल्कि सुनने का भी अनुभव होता है। आपको हर तरफ से आवाज़ सुनाई देती है जिससे यह और अधिक असलियत महसूस होती है। वर्चुअल रियलिटी की कुछ सीमाएं भी हैं। हालांकि वर्चुअल रियलिटी एक शानदार तकनीक है, इसके कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण महंगे होते हैं। अधिक समय तक इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सिर दर्द या चक्कर आ सकता है। ये देख रहे होंगे, ये सारे लोग वर्चुअल वीआर की दुनिया में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीआर डिवाइस होता है जिससे आप वर्चुअली कहीं और पहुंचे हुए होते हैं। वीआर हेडसेट का उपयोग करके ई लर्निंग का अनुभव उठाते हुए, ठीक है, तो आप कहीं पे बैठ के आप क्लासरूम का अनुभव भी उठा सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी एआर का अर्थ है वास्तविक दुनिया में डिजिटल या कृत्रिम तत्वों को जोड़ना। इसके जरिए आप असल दुनिया को ऑगमेंट यानी बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक नया टेक्निक आ रहा है, अभी आया नहीं है पूरी तरह से, परंतु ये आने वाला है, इसकी भी खोज जारी है। जहां वर्चुअल रियलिटी आपको एक पूरी तरह से काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, वहीं एआर आपको असली दुनिया को डिजिटल तत्वों से मिलाकर और आकर्षक बनाता है। एआर का अनुभव करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट या एआर ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑगमेंट रियलिटी का उपयोग शिक्षा, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में किया जा सकता है। ये सब पूछा जाएगा आपको कि एआर का मतलब क्या होता है, वीआर का मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है। तो ये सब आप जो हेडिंग है जनरली वो, और बाकी आप अंदर से ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। ऑगमेंट रियलिटी का उपयोग करके चित्रों को विस्तृत डिजिटल छवि देखती एक छात्रा। मिक्स्ड रियलिटी, एआर को एआई तकनीक से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वीआर वर्चुअल रियलिटी से मिलकर उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एआर एआई उपयोग करके डिजिटल पात्रों को और भी स्मार्ट बनाया जाता है, जो आपके सवालों को जवाब दे सकता है या आपके साथ बातचीत कर सकता है। इसी तरह एआर और वीआर को मिलाकर एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जो काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया का मिश्रित रूप है, जिसे मिक्स्ड रियलिटी कहेंगे। ठीक है, तो आजकल समझ सकते हैं कि कितना दूर तक कंप्यूटर जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए इंटरनेट का उपयोग, डेटा, सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाओं का लाभ, ये सब जो रेड में लिखा हुआ है ये सब को आप अथी कर सकते हैं, लाभ उठाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपना डेटा या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप इसे क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से इसे इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, तो इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ आप लोड कर देते हैं तो वहीं क्या कहलाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर आदि तकनीक सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे आपका इन सेवाओं पर स्वयं से प्रतिबंध मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ, बेनिफिट ऑफ, जैसे आप पिक्चर उक्चर ईमेल में सेव कर लेते हैं तो वो चीज़ आप कभी भी दूसरा मोबाइल भी किनिएगा और उसमें उसी ईमेल से लॉगिन कीजिएगा तो आपके सारे पिक्चर क्या होंगे? रह जाएंगे। लचीलापन और स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है, उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार संसाधनों को बढ़ा या घटा सकते हैं। कम लागत, कॉस्ट इफेक्टिव, भौतिक सर्वर और हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे लागत कम होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग व्यवसायों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन, ई गवर्नेंस बड़े पैमाने पर होता है। बिग डेटा, बिग डेटा बड़े पैमाने पर जमा किए गए डेटा का एक विशाल संग्रह होता है, जो इतना बड़ा और जटिल होता है कि पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल से इसका विश्लेषण करना मुश्किल होता है। बिग डेटा में वे जानकारियां होती हैं जिन्हें संगठित, प्रोसेस और विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी बनाई जाती है। ये डेटा इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, ई कॉमर्स और सेंसर डिवाइस से उत्पन्न होते हैं। बिग डेटा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे व्यवसाय, विज्ञान, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा में। इसके माध्यम से संस्थान और संगठन अपनी सेवाओं और उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए डेटा को महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। आगे बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स उन तकनीकों और टूलों का उपयोग करता है जिनके जरिए बड़े और जटिल डेटा सेट्स का विश्लेषण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा से ऐसी जानकारी और पैटर्न निकालना है जो निर्णय लेने में सहायक है। यह एनालिटिक्स संगठन को बेहतर व्यवसाय रणनीति तैयार करता है, ग्राहकों को पसंद को समझने और भविष्य की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। ठीक, तो
आगे वर्चुअल लर्निंग, ठीक है। वर्चुअल लर्निंग का मतलब है ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करना। आजकल ये सभी जगह होता है, जैसे आप भी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना। इसमें स्कूल या कॉलेज के परिसर, स्कूल कैंपस में रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि छात्र और शिक्षक इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट से जुड़े होते हैं। इस तरह की पढ़ाई में हम घर बैठे या किसी भी जगह में सीख सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है। वर्चुअल लर्निंग के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और शैक्षणिक ऐप्स हैं। वर्चुअल लर्निंग के छात्र कहीं से भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कोई क्लास छूट जाए तो उसका रिकॉर्डिंग बाद में देखी जा सकती है। इस पढ़ाई में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। छात्र इन्हें हल करके सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये सब सरकारी चीज़ें हैं, जैसे ई विद्या, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन, स्वयं। तो ये सब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ई लॉट्स लाइब्रेरी, तो ये सभी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकते हैं। और इसमें आपके जो बुक्स हैं उसके भी पढ़ाए हुए हैं, उसके ऑडियो वीडियोज़, उसका एनिमेटेड सारे वर्जन मौजूद हैं। तो ये सब आप देखिए। ये डिश पे जो फ्री वाला डिश होता है उस पर स्वयं प्रभा नाम से चैनल में पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, और ये सब तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐप के माध्यम से भी ई विद्या, ई पाठशाला, ये सब का ऐप भी है। आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में लोड करके ये सब में आप अपने विषय वस्तुओं की तैयारी कर सकते हैं। भारत में वर्चुअल लर्निंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास भारत और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, खासकर स्कूल बच्चों के लिए। दीक्षा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा सकता है। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का मतलब क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है, जबकि स्वयं प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा के उपयुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। अब तो ये नीचे के लिए भी क्लासेस चालू किया गया है, परंतु पहले ये IIT ये सब से ऑनलाइन रहता था। ई पाठशाला, ये लगभग 32 या 34 चैनल है जो कि आपको फ्री डिश में केवल मिलता है। ई पाठशाला, PM ई विद्या और ई लॉट्स योजना, ये सभी को आप अथी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल पुस्तकें और ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध है। बच्चों, आप यूट्यूब और टेलीविज़न की मदद से अपनी पढ़ाई आसानी कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षकों से बात करें, ठीक है। तो हम तो बात आपसे कर ही रहे हैं। 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर की मदद से किसी भी डिजाइन की गई चीज़ों को वास्तविक रूप में बनाया जाता है। इस वस्तुओं को परत दर परत, लेयर बाय लेयर जोड़कर तैयार किया जाता है। 3D प्रिंटिंग के मुख्य रूप से 4 चरणों में बनाई जाती है। डिजाइन तैयार करना, सबसे पहले कंप्यूटर पर किसी वस्तु का डिजाइन तैयार किया जाता है, इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्लाइंग, डिजाइन को बहुत पतली परतों में बांट दिया जाता है जिससे प्रिंटर आसानी से बना सके। प्रिंटिंग, 3D प्रिंटर उस डिजाइन को परत दर परत बनाना प्रारंभ करता है और अंत में वास्तविक वस्तु बन जाती है। फिनिशिंग, प्रिंटिंग के बाद वस्तु को अंतिम रूप दिया जाता है और अगर कोई छोटा मोटा काम बचा जाए तो उसे ठीक किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में इच्छानुसार डिजाइन बनाने जा सकते हैं। इसमें तेज़ी से काम हो रहा है, लागत कम होती है और व्यय भी कम होता है। जैसे हृदय ये सब 3D प्रिंटिंग से बनाया जाने लगा है। 3D प्रिंटर का उपयोग करके हृदय का मॉडल बनाता एक उपयोगकर्ता। रोबोटिक्स एक कंप्यूटर विज्ञान का अंग है जो रोबोट नामक मशीन की डिजाइन करता है, निर्माण और संचालन से संबंधित है। रोबोट वे मशीन हैं जो इंसान ह्यूमन की तरह कार्य करते हैं। इन्हें विशेष रूप से जटिल और बार बार किए जाने वाले कामों को करने के लिए बनाया जाता है। रोबोटिक्स में रोबोट को इस तरह के प्रोग्राम किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटी और कार्य कर सके। आपको बता दें कि आने वाले समय में लगभग काम जो होगा वो जो एक जैसे काम है, जो पैटर्न पे चल रहा है काम, वो मनुष्य ना करके रोबोट करेंगे, जो कि वो सस्ता भी पड़ेगा और मनुष्य के पास बहुत सारा समय बचेगा प्रकृति को अनुभव करने के लिए। स्वचालन, ऑटोमेशंस का मतलब होता है मशीन सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस मीन्स होता है हस्तक्षेप, तो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के
स्वयं ही कार्य करने में सक्षम होता है, तो उसका उद्देश्य किसी काम को अधिक कुशलता और सटीकता, प्रिफियंस एंड एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। स्वचालन में मशीन और तकनीकों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बार बार एक ही काम को कर सके और मानवीय प्रयास की आवश्यकता न पड़े। अब हाल फिलहाल में ड्राइवरलेस कार की चर्चा हो रही है, तो उसके पीछे भी यही कारण है। अगला है रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग। यूज ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, विभिन्न घरेलू काम, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में किया जा रहा है। रोबोटिक्स और स्वचालन से सटीकता और कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये तकनीक मानवीय श्रम की बचत करती है तथा जोखिम भरे कार्यों को इनके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मशीन बिना रुके निरंतर काम करती है, इससे जिससे उत्पादन में भी तेजी आती है। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है कि डिजिटल साधनों और इंटरनेट का उपयोग कर लोगों को सरकारी सेवाएं और सूचना उपलब्ध कराना। ये सब देखिए, जो पहला लाइन होता है वहीं डिफिनेशन होता है। तो आपसे पूछ दिया ई गवर्नेंस क्या होता है, तो यही वाला चीज़ लिख दीजिएगा। तो आपको इतना दिमाग तो लगाना चाहिए और क्वेश्चन आंसर आपको बनाना चाहिए। यह एक ऐसा तंत्र है जिससे सरकार और जनता के बीच संवाद, सेवाएं, आदान प्रदान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ भी डिफिनेशंस के तौर पे, ऐसे हम तो डिफिनेशंस नहीं दे रहे थे, परंतु ये सब चीज़ आप एक बार खुद से भी ये बुक्स को पढ़ के और देखिए कि कहाँ पे किस चीज़ को डिफाइन किया गया है, क्योंकि वो वही डिफिनेशंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, ई गवर्नेंस, पीपुल। ठीक है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और जनता के लिए आसानी सुलभ कराना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी और सरकारी कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा। आपका नामांकन भी जैसे जो होता है या आधार कार्ड, ये सब इसीलिए तो बनाया जा रहा है कि ई गवर्नेंस को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। आधार पंजीयन, आधार रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड ऑनलाइन बनाना, इसमें सुधार करना। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर जिसको कहते हैं, डिजिटल लॉकर, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को ऑनलाइन सुरक्षित करने के स्टोर के रूप में। ई पोर्टल, सरकारी प्रमाण पत्रों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना। ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ, इंटरनेट की सीमित पहुंच। भारत में कई ग्रामीणों क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा अभी पर्याप्त नहीं है। डिजिटल ज्ञान की कमी, कई लोगों को डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करना नहीं आता है। साइबर सुरक्षा के खतरे, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और अन्य साइबर अपराध की बड़ी चुनौती है। तो हम लोग पूरा किताब पढ़ चुके हैं, परंतु हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। IoT इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी वस्तुओं का एक जाल है। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट औद्योगिक उपकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधुनिक तकनीकों का एक समूह है जो मशीन को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाता है जो आमतौर पर मानव बुद्धिमत्ता से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? मानव बुद्धिमत्ता से, जिसमें सीखना, सोचना, तर्क करना, क्रियान्वय करना और समस्या का समाधान करना। इनका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, सभी क्षेत्रों में यह मशीनों को मानव बुद्धि जैसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। आगे VR, वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर निर्मित आभासी वातावरण है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? कंप्यूटर निर्मित आभासी वातावरण है जो विशेष उपकरणों की मदद से वास्तविकता और भ्रम उत्पन्न करता है। इस आभासी वास्तविकता उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय अंतःक्रिया इंटरेक्शन करने की अनुमति देता है। क्या? अंतःक्रिया करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग गेमिंग और प्रशिक्षण और चिकित्सा में किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी AR एक ऐसी तकनीक है जो वास्तविक दुनिया में डिजिटल सामग्री को मिश्रित करता है। जो वास्तविक दुनिया में डिजिटल सामग्री को मिश्रित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? AR बोलते हैं। अनुभव, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, क्रियात्मक अनुभव को बढ़ाता है। यह उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर करने और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और AR ग्लास जैसी हार्डवेयर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा और एप्लीकेशन, मतलब आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना वो उसके तो जवाब यहीं पे एकदम साइड करके दे दिया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा और एप्लीकेशंस को किसी व्यक्ति डिवाइस पर संग्रहित न करके इंटरनेट के माध्यम से केंद्रीकृत कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है, मतलब सर्वर पे। ठीक है, यह नेटवर्क डायग्राम
में एक बादल क्लाउड जैसा दिखाई देता है, जिसमें इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल डिजाइन से भौतिक वस्तुओं बनाती है। इसमें प्लास्टिक, धातु, सीमेंट जैसी सामग्री का परतों को जोड़कर तैयार किया जाता है। यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। 3D प्रिंटिंग को और किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा सकता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। रोबोटिक्स और स्वचालन, रोबोटिक्स में मशीनों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि स्वायत्ता अर्थात स्वयं से तरीके से जटिल कार्य कर सके। स्वायत्त ऑटोमेशंस का उद्देश्य प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है, जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है और दक्षता बढ़ती है। वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके छात्र किसी भी स्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। यह विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग टूल्स के माध्यम से संचालित होती है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे सरकारी सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है उसको तो हम कर ही लेते हैं। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये है। यहाँ पे लगता है कि अथी में गड़बड़ किया है, ठीक है। एआई का आविष्कार किसने किया था? ये जॉन मैकर्थी ने किया था। क्या किया था? जॉन मैकर्थी। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वर्चुअल रियलिटी में क्या देखा जाता है? तो ये वर्चुअल रियलिटी में आभासी दुनिया देखा जाता है। 3D प्रिंटिंग में क्या बनाता है? तो 3D प्रिंटिंग में वस्तुएं बनाई जाती है। आगे है आईओटी डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट, इसको किसका होता है? इंटरनेट, किसका? इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एआई का उपयोग, मतलब ये पहला हो गया आपका। एआई का उपयोग की जाने वाली तकनीक, तो वो आपका हो गया अनुभव से सीखती है। तो वो सीखती है किस चीज़ से? वो सीखती है मशीन लर्निंग से। ऑगमेंटेड, ये एआर हो जाएगा, का उपयोग दुनिया का डिजिटल चीज़ों में किया जाता है। तकनीक जिसे आभासी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? वर्चुअल रियलिटी। 3D प्रिंटिंग से 3D मॉडल तैयार किए जाते हैं। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन माध्यम में नागरिकों को तक नहीं, ऑनलाइन माध्यम से। ऑगमेंटेड रियलिटी में असल दुनिया में डिजिटल की जानकारी जोड़ती है, सही है। ई लर्निंग में पढ़ाई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है, बिना इंटरनेट के नहीं होगा। 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रिंट किया जाता है, नहीं, रियल रूप में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये सब चीज़ की चर्चा हो चुकी है। तो इसी के साथ आपका ये बुक्स जो है समाप्त हुआ। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला कौन सा बुक चाहिए, उसके प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाएंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाले, इसके अभ्यास प्रश्नों को ज़रूर बनाएं, खुद से बनाएं, ट्राई करें। ऐसे हम बाद में लेके आएंगे, परंतु अभी नहीं, पहले आप एक बार बनाइए और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं इस चीज़ को। मतलब आप पूरा क्वेश्चन PDF के तौर पे 720-90-87-424 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF फॉर्म में बना के भेज सकते हैं, ठीक। और हमारे इस बुक्स को देख सकते हैं आप बिहार बोर्ड स्टडी टेलीग्राम पे, ठीक है। और जिस क्लास का हो, जैसे बिहार बोर्ड स्टडी या पाइनियर स्टडी, समझ में आया? पाइनियर स्टडी क्लास, जिस क्लास में हो, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, तो आप वहाँ से ये सब का PDF नोट्स ले सकते हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले बुक्स के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ।